आज तय होगा वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पीलीभीत में वरुण गांधी के रुख पर टिकी सभी की निगाहें, आज साफ हो जाएगी तस्वीरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बिजनौर से, जहां पर सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। ड्राइवर को नींद आने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नजीमाबाद के हाईवे गुनियापुर में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर बिजनौर से बता रहे हैं आपको इस वक्त की। बिजनौर के नजीमाबाद थाना क्षेत्र की एक घटना है। सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। चालक को नींद आने के चलते ये भीषण हादसा हुआ है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से। सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। कार की तस्वीर आप देख सकते हैं, साफ तौर पर क्षतिग्रस्त होती हुई, और आकलन कर सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। बिजनौर से ये खबर आपको बता रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई है मौके पर। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। और दिल्ली से खबर है, जहां पर सीएम केजरीवाल के समर्थन में आए हैं वकील। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए हैं दिल्ली के वकील और कोर्ट में आज वकीलों ने प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सीएम केजरीवाल के समर्थन में वकील भी उतरते नजर आए हैं। तो इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की वकील भी अब प्रदर्शन के तौर पर उतरते नजर आ रहे हैं। जहां पर केजरीवाल के समर्थन में आए हैं वकील। तो कोर्ट में आज वकीलों ने प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तारी के बाद रोष भी देखा गया दिल्ली वासियों का भी और आप कार्यकर्ताओं का भी। चूंकि अब यह खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वकीलों ने भी ऐलान कर दिया है प्रदर्शन करने का। तो कोर्ट में आज वकीलों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और इसी खबर पर संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज वकीलों का भी प्रदर्शन देखा जाएगा और वकीलों ने स्वयं ये कहा है कि वो समर्थन देते नजर आएंगे और प्रदर्शन करते भी नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। और आज उनको मैं ये कहूंगा ऑक्सीजन के रूप में आज वकील जब उनको समर्थन देंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो शक्ति है या प्रदर्शन शक्ति है उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने जो आह्वान किया था कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, जिनको जमानत नहीं मिल रही है, उनके किसी नेता के साथ किसी भी तरीके की बेल नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और इसी समर्थन में इसी बात को लेकर वकीलों ने ये आज ऐलान किया है कि लगभग 12:30 बजे के आसपास दिल्ली की सभी कोर्टों में सारे वकील मिलकर अपना अपना प्रदर्शन और रोष प्रकट करेंगे। जी प्रवेश, कितने समय ये प्रदर्शन होगा, क्या इस बात की कुछ जानकारी? बिल्कुल, लगभग 12:30 बजे के आसपास वकीलों ने दिल्ली की जितनी भी कोर्ट है, चाहे वो कलकाडुमा कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, इसके अलावा रोहिणी कोर्ट है, चाहे तीन कोर्ट है, सभी में लगभग 12:30 बजे के आसपास जितने भी वकील हैं वहां पर इकट्ठा होंगे और अपना रोष और प्रदर्शन प्रकट करेंगे। जी।
और प्रवेश, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से वकीलों ने भी ऐलान कर दिया है, समर्थन देने की बात कही है, लेकिन वहीं पर दिल्ली वासियों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ता जो भी थे उनका भी रोष और प्रदर्शन देखा गया, आक्रोशित नजर आए थे। सुरक्षा की अगर दृष्टि से बात कर ली जाए तो क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पर बता दूं, दिल्ली में एक धारा 144 लागू है, इसलिए किसी को एकत्रित होने की मनाही है। दिल्ली पुलिस पहले से ही इसके लेकर एडवाइजरी जारी कर चुकी है और लगातार अपनी फोर्स और अपने बल को बढ़ाए गए। संख्या बल दिल्ली पुलिस के साथ अग्रिम फोर्स भी है, तैनात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली में प्रदर्शन होता है तो दिल्ली पुलिस उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, और ऐसा हमने कल भी देखा था जब बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों मिलकर जब प्रदर्शन कर रहे थे तो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया और उनको वहां से हटाकर काफी दूर ले जाकर बस के द्वारा छोड़ दिया। सबसे ज्यादा जो कड़ी है, या बात करें प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर, विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी सक्रिय है। और मैं अभी आपको एक बड़ी खबर बता देता हूँ, दीपक सिंगला जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पिछला चुनाव जो है विधानसभा का भी लड़ चुके हैं, उनके घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी जो है इसको लेकर कहीं और उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल प्रवेश, और लगातार ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको अवैध माना जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है। अगर बात कर ले कोर्ट के बाहर की सुरक्षा की, तो वहां पर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है? देखिए, लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय दिया गया है वकीलों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस उससे पहले ही वहां पर मुस्तैद हो जाएगी और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए रोकेगी। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस जो है ज्यादा अपनी चलाने की कोशिश नहीं करेगी। कोर्ट के अंदर वकीलों का दबदबा होता है और कोर्ट के अंदर ही वो अपना प्रदर्शन या रोष प्रकट करने की कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि वकीलों ने लगभग 12:30 बजे का समय दिया है। लगभग 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल की भी पेशी होगी और उससे पहले अपना रोष प्रकट कर देंगे। बिल्कुल प्रवेश, आज फैसला भी आना है, चूंकि ईडी ने 6 दिनों की रिमांड पर लिया था अरविंद केजरीवाल को, और कुछ सवाल भी ईडी की ओर से पूछे गए थे और माना यह जा रहा था ईडी की तरफ से कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका साफ और स्पष्ट रूप से केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे हैं। फिलहाल आज रिमांड खत्म होती है और आज ही फैसला भी आना है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के वकील भी अब उतरते नजर आ रहे हैं मैदान में। इसके साथ ही साथ कोर्ट में आज वकीलों ने भी प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के वकीलों ने विरोध किया है। गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकीलों ने भी विरोध जो प्रदर्शन है करने का ऐलान किया है। सभी जिला अदालतों में एडवोकेट कम्युनिटी करेगी प्रदर्शन, और इसके साथ ही साथ दोपहर 12:30 बजे के करीब कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी होता नजर आएगा। तो लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं, आज बेहद अहम दिन केजरीवाल की ओर से बताया जा रहा है कि अब जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी प्रदर्शन करते लगातार नजर आ रहे हैं, विरोध करते नजर आ रहे हैं, और सीएम केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है बताया जा रहा है कि अवैध है। और इसके साथ ही साथ वकीलों ने भी अब प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। जिस सभी जिला अदालतों में एडवोकेट कम्युनिटी ने भी कहा है कि वो प्रदर्शन करेंगे और 12:30 बजे कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन होता नजर आएगा। तो सुनवाई से पहले, फैसले से पहले देखा जा रहा है कि वकीलों का भी प्रदर्शन है। गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकील भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तारी की गई थी। और लखनऊ से खबर है जहां पर मोदी 31 को मेरठ में करेंगे चुनावी रैली। पीएम मोदी की चुनावी रैली है और इसके साथ ही साथ पीएम मोदी की 31 मार्च को मेरठ में चुनावी जनसभा होगी और रैली के साथ ही साथ रोड शो करने के साथ ही जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे पीएम मोदी। और होली निपटते ही पश्चिमी यूपी में सत्ता संग्राम काफी तेज हो गया है। पीएम मोदी 31 मार्च को मेरठ से चुनावी आगाज करते नजर आएंगे। पीएम के साथ जयंत चौधरी भी मंच साझा करते नजर आएंगे। तो रालोद और भाजपा गठबंधन की ये पहली रैली मानी जा रही है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके साथ ही बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद में भी 19 अप्रैल को ही मतदान होना है, जिसको लेकर के चुनावी जनसभा करते नजर आएंगे। रालोद के साथ यानी कि जयंत चौधरी के साथ जो कि प्रमुख हैं आरएलडी के, और रामपुर और पीलीभीत के लिए भी 19 अप्रैल को मतदान होना है। पीएम की यात्रा का आधिकारिक कार्यक्रम अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है।
तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए रोड शो की तैयारी है और भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रालोद के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या यूं कह सकते हैं कि एनडीए के साथ पहली रैली होगी और साझा करते नजर आएंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से साधने की जो कवायद है भाजपा की ओर से देखी जा सकती है। मेरठ में भी चुनावी जनसभा होगी और अब चूंकि देखा जाएगा योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। मेरठ और गाजियाबाद में भी जनसभा करेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन एक और करने जा रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली है, रोड शो होगा 31 मार्च को। और 31 मार्च को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में भी 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले की जो तस्वीरें रहेंगी वो भी दिखा रहे हैं आपको। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद में भी 19 अप्रैल को ही मतदान होना है और मतदान से पहले चुनावी जनसभा होगी और लोगों के बीच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि और संवाददाता दीपक पांडे इसी खबर पर हैं। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तीनों ही सीटों पर मेरठ और गाजियाबाद के साथ ही साथ मथुरा में भी पहुंचेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं 31 मार्च की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही पूरी तैयारियां भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए देखिए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा का जो चुनाव है वो बिगुल बच चुका है पूरी तरीके से। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिस तरह से एनडीए घटक दल आगे निकलकर आया है, कई पार्टियां एक साथ बनकर जो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो अब कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो बात की जाए पश्चिमी यूपी के चुनाव की शंखनाद की, तो वो कहीं ना कहीं 31 मार्च से इसकी शुरुआत हो जाएगी। यही कारण है कि जब भी नरेंद्र मोदी मैदान में आते हैं या चुनावी रण में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए जो जनता से किए गए वादे या जो दावे थे उन्होंने किस तरह से उसको पूरा किया, तमाम प्रबुद्ध जनों के माध्यम से कहीं ना कहीं संवाद करके या खुले मंचों से कहीं ना कहीं जो चुनाव में किए गए वादे या चुनाव में किए गए दावों को लेकर कहीं ना कहीं उसको जमीनी आधार देते हुए नजर आएंगे। वहीं बात की जाए जिस तरह से जयंत चौधरी आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ ये संयुक्त रैली होने जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आरएलडी अभी समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अब एनडीए घटक दलों के साथ आरएलडी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इसी कवायद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 तारीख को आ रहे हैं, पश्चिम यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पश्चिमी यूपी के तमाम वो सीटों की बात कर ले, चाहे नगीना की बात करें या कैराना की बात करें या मुजफ्फरनगर की बात करें या तमाम जो पश्चिम यूपी के जो इलाके हैं, 3 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण 19 अप्रैल को है, दूसरा चरण 26 को है, तो इसी तरीके तीसरा चरण का चुनाव होना। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी सीटें हैं पश्चिमी यूपी में, उस पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो आज वो मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद में रहेंगे, जहां पर प्रबुद्ध जन वर्ग से बात करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो कारभार था या जो लेखा जोखा है, वो भी कहीं ना कहीं जनता के सामने और जो प्रबुद्ध जन के वर्ग के लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरह से बात की जाए, लगातार एनडीए घटक दल प्रचार में पूरी तरह से अपने आप को झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 दिनों में 15 जिले के दौरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पश्चिम यूपी में बड़ी सीटें हैं उसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए, लगातार उत्तर प्रदेश में जो दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस दावे को मजबूत धार देने के लिए और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, वो भी कह रहे थे जो 543 पूरे देश में जो 543 लोकसभा सीटें हैं उसमें बीजेपी पार्टी या जो एनडीए घटक दल है वो लगभग 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जो रैली है, रैली के माध्यम से कितना लोगों में प्रभाव पड़ता है और कितना भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिलने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दीपक, ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आरएलडी प्रमुख, इससे कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के
पक्ष में नतीजे जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल दीपक, और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए आरएलडी को साथ में लेकर के रोड शो भी करेगी, रैली करेगी, तो इसका जो नतीजा होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से हट करके जो जयंत चौधरी हैं अब एनडीए में शामिल हुए हैं और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता भी नजर आएगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जयंत चौधरी की पैठ की बात कर ली जाए तो काफी मजबूत बताई जाती है। जी देखिए, अगर बात की जाए, देखिए जयंत चौधरी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरएलडी के हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की बात करें या पश्चिम यूपी की बात करें तो खासा वोटरों में पहचान रखते। चाहे अजीत चौधरी की बात कर ले, अजीत चौधरी भी जब समय हुआ करता तो सीधा संवाद करते थे किसानों से, उसी की छवि को लेकर कहीं ना कहीं अब जयंत चौधरी भी चाहते हैं, जो पश्चिम यूपी के लोग हैं जिस तरह से आरएलडी का समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब एनडीए के साथ अगर जयंत चौधरी आए तो उनको उनकी भी भूमिका होनी चाहिए कि एनडीए को किस तरह से, जो एनडीए का लक्ष्य है यूपी में 80 सीटों पर और देश में जो 400 प्लस सीटों का जो लक्ष्य है उसको किस तरह से जमीनी धार दिया जाए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जयंत चौधरी भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जब नरेंद्र मोदी साथ में रोड शो करते हुए दिखाई देंगे, हालांकि ये जरूर है कि आखिर जन समर्थन कितना मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अब आरएलडी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जो उनके पुराने मित्र थे उनसे अलग होकर अब अपनी नई राह पर चल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है। और जिस तरह से अगर बात की जाए आरएलडी की, तो आरएलडी ने पिछले दिनों देखा होगा आपने यूपी कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ, तो कहीं ना कहीं आरएलडी को कैबिनेट में भी जगह मिली और इसके साथ ही साथ 2 सीटें दी गई और तमाम जो राज्यसभा की सीटों की बात करें तो और ये देखने वाली बात होगी जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती है, नजर आई है कि अब उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें वो जीतेगी और इसको कितना समर्थन मिलता नजर आएगा जनता का, ये देखने वाली बात होगी। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से कि अब बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद में 19 अप्रैल को मतदान होना है। 31 मार्च को पीएम मोदी रोड शो करेंगे, रैली करेंगे और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ ये रैली होगी। ये पहली रैली होगी जब जयंत चौधरी उनके साथ मौजूद होते नजर आएंगे। और राजधानी लखनऊ से भी खबर आ रही है जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के सीएम ने संभाली है कमान और 5 दिनों में 15 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की जो कोशिश है लगातार देखी जा रही है बीजेपी की ओर से। पश्चिमी यूपी में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद का आज दौरा करेंगे। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा का 28 मार्च को दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ 19 मार्च की अगर बात कर ली जाए तो शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी मौजूद रहेंगे। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 31 मार्च को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में भी जनसभा होगी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा। सम्मेलन के दौरान सीधा रुख करते नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ दीपक पांडे हमारे साथ इसी खबर पर हैं। दीपक, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे आने वाले चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के समय बहुत कम रह गया है और ऐसे में हर एक सम्मेलन को आयोजित कर बीजेपी हर वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो कर रही है। जी अगर बात की जाए, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो वो हमेशा से चुनावी रण में रहती है, ये कोई नया नहीं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश और देश में लोकसभा का चुनाव ही बिगुल बच चुका है। लेकिन वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, प्रचार वो उसी तरीके से करती है। उनके जो बड़े नेता है जो या राष्ट्रीय प्रचारक है या जो स्टार प्रचारक है उनको भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारा जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग निखर कर आती है, एक बड़े मंच पर जिस तरह से लगातार बड़ी बड़ी जो दावे हैं, जो या जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 80 प्लस सीटें आने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं उन दावों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद पहुंचेंगे। यहाँ पर प्रबुद्ध जन वर्गों के साथ बातचीत करेंगे और सरकार के द्वारा जो किया गया कार्य है जिसका लेखा जोखा कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के वृंदावन में दर्शन करते हुए भी दिखाई देंगे। जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उसके लोक आस्था के लिए, उसके समाज हित के लिए, उसके समाज के लिए, तमाम मुद्दों के लिए कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए जो
सूबे की जनता है उसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही कारण है कि आज पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सभाएं हैं, अगर सभाओं की बात कर ली जाए तो पिछले 5 दिनों में 15 जिलों की सभाएं करेंगे और ये 15 जिले पश्चिम यूपी से आते हैं। शामली की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, बिजनौर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें या नगीना की बात करें या तमाम मेरठ, मथुरा, जो पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत भी इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है। अगर बात की जाए पीलीभीत की तो देखिए पीलीभीत से मौजूदा सांसद जो वरुण गांधी थे उनका टिकट काट कर अब कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग देख रहे हैं, उनको जगह मिली है और वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पहले चरण का नामांकन का दिन है वो आखिरी दिन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद भी आज नामांकन पत्र दाखिल करते हुए दिखाई देंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं कि जो 80 सीटों का दावा किया जा रहा है प्रदेश में, उसको कैसे जमीनी धार दिया जाए और जनता के बीच कैसे जन समर्थन हासिल किया जाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अब पश्चिम यूपी में रूट प्लान तैयार हो चुका है। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो आने वाले समय में उनकी भी रैलियां है, तो कहीं ना कहीं रैलियों के माध्यम से ये देखने वाली बात होगी कि हालांकि कितना जन समर्थन मिलता है, लेकिन ये जरूर है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया जो एनडीए घटक दल जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है, तो कहीं अपने आप में ये बेहद ही काबिल है, क्योंकि जिस तरह से देश और प्रदेश में दावे हैं, उस दावों पर कितना भारतीय जनता पार्टी खरा उतरती ये देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस तरह से इंडिया गठबंधन अब मजबूती से प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जरूर हो सकता है कि सीधा दावेदारी जो इंडिया गठबंधन और एनडीए घटक दलों के बीच दावेदारी देखने को मिल रही। आखिर जनता किसको चुनती है, लेकिन ये जरूर है जिस तरह से दीपक, प्रदेश जनता के किसको चुनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल 31 मार्च को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन होगा और प्रबुद्ध जनों को साधने की भी जो कोशिश है, कवायद है, बीजेपी की ओर से देखी जाएगी। और इसके साथ ही साथ बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड पर रहती है और तैयारियों को लेकर के भी देखा जाएगा, हर वर्ग को साधने की कोशिश। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पर टोल प्लाजा से गुजरना होगा और महंगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दी है। 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे टोल के रेट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बढ़ा रहा है दरें। 3 लाख वाहन चालकों की जेब हल्की होगी और वर्ष 2024-25 का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। लखनऊ से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर असर होता नजर आएगा। तो नवाबगंज, अयोध्या पर भी अहमदपुर और रोहिणी टोल प्लाजा शामिल है इसमें। और शाहपुर बताया जा रहा है कि शाहपुर, बारा और रायबरेली रोड पर भी दक्षिणा टोल प्लाजा शामिल है। बहराइच रोड पर दुलारपुर, गुलालपुरवा समेत अन्य शामिल हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 से राष्ट्रीय जो टोल प्लाजा है, राजमार्ग बढ़ता हुआ नजर आएगा। टोल प्लाजा का टोला और नवाबगंज, अयोध्या भी इसमें शामिल हैं। और शाहबपुर, बारा और रायबरेली रोड पर दक्षिणा टोल प्लाजा इसमें शामिल है। और बहराइच रोड पर दुलारपुर, गुलालपुरवा समेत अन्य टोल प्लाजा शामिल है। तो टोल प्लाजा से गुजरना महंगा हो सकता है। इसके साथ ही साथ सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से टोल रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दरें बढ़ा रहा है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ता नजर आएगा। 3 लाख वाहन चालकों की जेब हल्की होती नजर आएगी। और वर्ष 2024-25 का जो नोटिफिकेशन है जारी करते हुए फरमान जारी किया गया है। लखनऊ से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर सीधा असर होता नजर आएगा। नवाबगंज, अयोध्या पर अहमदपुर, रोहिणी टोल प्लाजा इसमें शामिल हैं। जो 3 टोल प्लाजा हैं उनको बताया जा रहा है कि लखनऊ से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर इसका सीधा असर होता नजर आएगा। वाहन चालकों पर इसका सीधा असर देखा जा सकता है। और चूंकि अब देखा जा रहा है कि शाहपुर, बारा और रायबरेली रोड पर भी जो टोल प्लाजा है दक्षिणा रोड पर, उस पर भी
जो टोल रेट है बढ़ते नजर आएंगे और बहराइच रोड पर गुजरना भी अब मुश्किल हो जाएगा। दीपक पांडे इसी खबर पर हैं। दीपक, टोल रेट जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है और इस बात की जो जानकारी है परिवहन विभाग की ओर से दी गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, बात की जाए सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से कहीं ना कहीं 2024 और 25 का जो नोटिफिकेशन है, जो रेट बढ़ाने की टोल पर जो नेशनल हाईवे है, कहीं ना कहीं अब उनके टोल को बढ़ाया जा रहा है और यही कारण है कि जो जनता है, लगभग 3 लाख जो चालक है, वाहन चालक है, अब उनकी कहीं ना कहीं जेब ढीली होती हुई दिखाई देगी। और वही बात कर ली जाए इन अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो चाहे कानपुर के पास की बात करें या रायबरेली राष्ट्रीय मार्ग की बात करें या उन्नाव की बात करें या अहमदपुर की बात करें या तमाम जो इलाकी है, रोहिणी प्लाजा की बात कर ले या नवाबगंज की बात करें या अयोध्या की बात करें, तो कहीं ना कहीं अब जो रोज लोग जाते हैं राष्ट्रीय टोल से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब टोल का महंगा होना कहीं ना कहीं लोगों के जेबों पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है कि अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिस तरह से लगातार टोल बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस से जो लोग गुजरते हैं या जो माल ढुलाई का काम करते हैं या जो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, उनके जेबों पर कितना असर पड़ने वाला है। हालांकि जो परिवहन मंत्रालय की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये इसको जो लागू करने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जो बढ़ी हुई रेटें हैं टोल प्लाजा की, तो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से जो बढ़े हुए रेट है उसको भी वसूला जाना शुरू हो जाएगा। देखने वाली जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगातार दरें बढ़ा रहा, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो चालक है, जो 3 लाख से ज्यादा जो रोज इन सड़कों पर गुजरते हैं, लोग इसका विरोध करते हैं कि इसी तरीके से महंगे लगातार टोल हो रहे हैं उसको देते हुए आपने आगे की ओर गंतव्य करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल दीपक, और ये भी जानने वाली बात है कि जो टोल रेट में बढ़ोतरी की गई है परिवहन मंत्रालय की ओर से, वो कितनी बढ़ोतरी की गई है और पहले कितनी थी? देखिए, अगर आधिकारिक तौर से बात कर ली जाए तो अभी जो बढ़े हुए टोल है केवल अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ। अभी जो रेट निर्धारण है, जो टोल के रेट, हालांकि पहले जो अगर बात कर ली जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की या तमाम जो एक्सप्रेसवे हैं उनके अलग अलग रेट है। बात करें चाहे जैसे एक तरीका होता है, हम पहले टोल से चढ़े, मान लीजिए किसी को उन्नाव जाना है तो उसका टोल अलग पड़ेगा, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को गाजियाबाद जाना है, किसी को अलग रूट पर जाना है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से टोल निर्धारित होते हैं। यही कारण है कि जब इस बार बढ़ाए गए हैं टोल, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कितने रुपए इसमें इजाफा होता है और कितने बिल्कुल जो दीपक, देखने जनता वाली के बात लोग होगी हैं। कि आखिर मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो टोल रेट में कितनी बढ़ोतरी होती है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल वर्ष 2024-25 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, टोल रेट में बढ़ोतरी की गई है और ये टोल रेट 1 अप्रैल से लागू भी कर दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर सपा की बाहरी प्रत्याशी का पुतला फूका गया और मुरादाबाद युवाओं ने रुचिवीरा का पुतला दहन किया है और विरोध में रुचिवीरा वापस जाओ के नारे लगाए हैं। बता दें कि मुरादाबाद से एसटी हसन को पहले प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था, लेकिन एसटी हसन को रामपुर भेज दिया गया और रुचिवीरा को मुरादाबाद से प्रत्याशी ऐलान किया गया। तो एसटी हसन को हटा करके सपा ने रुचिवीरा को प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। पुतला दहन किया गया है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो विरोध में रुचिवीरा वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं। जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रुचिवीरा वापस जाओ के नारे लगा रहे हैं। और एसटी हसन को हटाकर सपा ने रुचिवीरा को प्रत्याशी बनाया। एसटी हसन को रामपुर सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारने की बात सामने आ रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन रुचिवीरा को मुरादाबाद से प्रत्याशी के तौर पर उतारने की बात भी कही जा रही है, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन है। रुचिवीरा को बाहरी बताया जा रहा है।
सामने गाओ भाई। और बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ एक गिरफ्तार भी किया गया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस भी बरामद किया गया। कालाखुरी के निकट शिव मंदिर के पास से गिरफ्तारी की गई है। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इसके साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। तो अवैध शस्त्र और कारतूस भी मौके से बरामद किया गया है। कलाखुरी के निकट शिव मंदिर के पास ये गिरफ्तारी की गई है। तो भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। खबर इस वक्त की बुलंदशहर से बता रहे हैं, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस भी मौके से बरामद किया गया है। तो बुलंदशहर से ये खबर। तो भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस भी बरामद किया गया। थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा ग्राम कलाखुरी के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम जितेंद्र शर्मा है और उसके पास से एक अवैध शस्त्र बरामद किया गया और पूछताछ पर उसने विभिन्न स्थानों पर छुपा के रखे अपने करीब 18 बने हुए तमंचे और अवैध पिस्टल बरामद कराई है। ये पूर्व से ही अवैध शस्त्रों को बनाने और बेचने का कार्य करता रहा है और इसका एक बड़ा आपराधिक इतिहास है जिस पर लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और ये थाना पहासू से भी आर्म्स की फैक्ट्री में वांछित चल रहा था और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त कुछ अधबने हुए भी तमंचे इसने बरामद कराए हैं और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। और बुलंदशहर से खबर है, जहां पर होली के हुड़दंग के दौरान पथराव देखा गया। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पथराव में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। डीजे बजाकर नाचने के दौरान कहासुनी हुई और कहासुनी को इस कदर बढ़ गई कि पथराव शुरू हो गया। शराब के नशे में धुत युवकों ने पथराव किया। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई और पुलिस ने दर्ज की है मामले की एफआईआर। तो बताया भी जा रहा है कि आवास विकास नदी के पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर होली के हुड़दंग के दौरान ये पथराव देखा गया और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत से पथराव होती है तस्वीर 2 गुटों के बीच और मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। डीजे बजाकर नाचने गाने के दौरान मारपीट हुई। मारपीट के साथ ही साथ पथराव हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि छत से पथराव किया जा रहा था। और खबर रायबरेली से है, जहां पर महिला जिला अस्पताल की सीएमएस के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर साक्षियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे युवक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित युवक ने अपनी भाभी की मौत का गुनहगार सीएमएस डॉक्टर रेणु चौधरी को ठहराते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की और न्याय न मिलने की स्थिति में आत्महत्या करने की भी बात कही है। हरचंदपुर ब्लॉक के गुल्लूपुर निवासी सौरभ
सिंह आज पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल से मिले और उनके समक्ष साक्ष्य को पेश किया। पीड़ित ने बताया है कि आज उसके द्वारा एसपी रायबरेली को क्वीन मैरी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के साथ अन्य साक्ष्य भी दिए गए हैं। इससे पहले भी उसने डीएम और एसपी को शिकायत पत्र दिया था, लेकिन तब उससे मामले को लेकर के साक्ष्य मांगे गए थे, जो आज उसने प्रशासन को सौंप दिया है। और पीड़ित ने अब मांग की है कि पुलिस मामले की जांच करे व लापरवाह डॉक्टर रेणु चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करके उनके परिवार को न्याय दिलाए। हमारी भाभी का 11 तारीख को जो गलत ऑपरेशन एक प्रकरण चला था, इसके पहले उसी के संबंध में हम दोबारा आए हैं। क्या गलत ऑपरेशन हुआ था? गलत किसने किया था? डॉक्टर रेणु चौधरी द्वारा इसके पहले गलत ऑपरेशन करके, और जब हालत सीरियस हो गई तो वहाँ भेज दिया गया था लखनऊ क्वीन मैरी। तो वहीं से एक रिपोर्ट आई हमारे पास, जिसमें इन्होंने साफ दिखाया गया कि रेक्टेस सीट कोई एक नस होती है, उसको इन्होंने छोड़ दिया, उसमें टाँका तक नहीं लगाया। उसी की वजह से 4 दिन पेट में ब्लीडिंग हुई और खून का थक्का जम गया। उसी की वजह से इन्फेक्शन इतना फैल गया कि दोबारा ऑपरेशन लखनऊ में करके खून का थक्का हटाया गया, 1.5 से 2 लीटर पूरा रिपोर्ट में दिखाया गया, लेकिन इन्फेक्शन फैलने की वजह से जान नहीं बच सकी। और इन्होंने ऑपरेशन करने के 4 दिन तक देखने नहीं, अगर बीच में देखने चली जाती तो शायद ये हालत ना हुई होती। और मनीष अवस्थी इसी खबर पर है। मनीष, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है महिला जिला अस्पताल के सीएमएस पर और कार्रवाई की भी मांग की जा रही है युवक द्वारा, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा लगभग 11 जनवरी का है, जो सुबह जब दिल्ली के लिए एक महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये महिला गुलूपुर की, टेम्पो थाना क्षेत्र के गुलूपुर की रहने वाली थी। और उसके बाद उसको जो पार्टी किया गया, उस पर 10,000 रुपए की, उसके जो देवर ने आरोप भी लगाया है कि 10,000 रुपए की रेणु चौधरी ने भी की है। जिसके बाद उन्होंने 10,000 रुपए देने के बाद उनका ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन में लापरवाही बरतने के बाद उस महिला की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के बाद इसे लखनऊ रिफर कर दिया गया, जहां पर वो आईसीयू में उसने दम तोड़ दिया। फिर इसकी जांच जब उनका पीड़ित का कहना है कि साफ तौर पर अगर मेरी मरीज की तबीयत गड़बड़ थी तो रेणु चौधरी को एक बार तो देख लेना चाहिए था। लगातार जिस तरह से सीएमएस के ऊपर आरोप लगते चले जा रहे थे और आरोप भी लगे और उसने लापरवाही भी बरती, ऐसा उनके देवर का कहना है। साफ तौर पर उसने जो है एसपी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है कि हमारे पास सारे साक्ष्य उपलब्ध है और जिस तरह से उनकी लापरवाही सामने आई है उस पर मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से सीएमएस रेणु चौधरी का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, तो जिस तरह से रेणु चौधरी लगातार दबंगई जिला अस्पताल में करते हुए नजर आई, एक बार चर्चा नहीं आई, कई बार लगातार चर्चाओं में आई, लेकिन सूत्रों की माने तो उनकी एक ऊंची पहुंच कहा जाए या एक नेताओं का अलग कहा जाए, बल पर वो जो है दबंगई दिखाती है। जिस तरह से रेणु चौधरी का और उसके लेकिन अभी तक जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिला, वो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। बिल्कुल मनीष, और मनीष, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त के बता रहे हैं रायबरेली से महिला जिला अस्पताल की सीएमएस पर हत्या का आरोप लगा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच डोईवाला से खबर आ रही है। डोईवाला से आपको ये खबर बता देते हैं जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इसके साथ ही साथ आपको खबर बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर कुआंवाला के जंगल में आपस में टकराए हैं 3 वाहन और इसके साथ ही हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और मृतकों में एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा भी शामिल है। तो डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुआंवाला के जंगल में आपस में 3 वाहन टकरा गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से एक बच्चा और एक पुरुष और एक महिला भी शामिल है। राजकुमार अग्रवाल संवाददाता इसी खबर पर है। राजकुमार, जिस तरह से बताया जा रहा है भीषण सड़क हादसा देखा जा रहा है डोईवाला में और 3 वाहन आपस में टकरा गए हैं, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सुबह 6 बजे की ये घटना है। पुलिस को सूचना मिली कि जो ये हाईवे है डोईवाला देहरादून, तो उसके पास कुआंवाला एक जगह पड़ती है। कुआंवाला के पास जंगल में बड़ी घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां देखा कि 3 वाहन आपस में टकराए हुए थे और क्योंकि रफ्तार का कहर इसको कह सकते हैं, सुबह 6 बजे घटना घटी है। और रुद्रप्रयाग की एक गाड़ी थी इको स्पोर्ट्स, जिसके अंदर 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिलाएं थी, 2 बच्चे थे और 3 अन्य लोग थे।
तो कुल 7 लोग इस गाड़ी में थे। इसी गाड़ी में बैठे 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक बच्चा है, एक महिला और एक पुरुष है। तो 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हुई है। और क्योंकि पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी 6 जो घायल हो गए थे उनको हॉस्पिटल भेजा, देहरादून दून हॉस्पिटल। और इसके अलावा जो मृतक हैं उनको मोर्चरी में भिजवा दिया गया है, उनका पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि घटना बड़ी थी तो दहल गए लोग। जैसे सूचना मिली तो तत्काल मौके पर हरवाला चौकी के पूरा स्टाफ पहुंचा, डोईवाला पुलिस के कोतवाल साहब मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस बुलाई गई मौके पर। और जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था, क्योंकि स्पीड में तीनों गाड़ियां थी। और जब आगे चल रही गाड़ी मारुति ऑल्टो कार थी, उसने ब्रेक मारी, तो उसके बाद जो पीछे लगातार गाड़ी थी उन्होंने एक के बाद एक टक्कर दी गई गाड़ियां। तो दर्दनाक हादसा था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये 3 मौतें हुई हैं उससे राजकुमार, जो मृतक है क्या उनकी पहचान हो सकी है? बिल्कुल, देखिए गाड़ी जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी है जिसके अंदर ये 7 लोग सवार थे, ये रुपया की गाड़ी बताई जा रही है, यूके 13 इसका नंबर है और रुपया की गाड़ी है। हालांकि अभी पड़ताल की जा रही है। थोड़ी देर में जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद सभी की पहचान भी हो जाएगी। और हालांकि पुलिस अभी फिलहाल रेस्क्यू के बाद अब आगे की कार्रवाई कर रही है। घायलों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, घायलों से पूछताछ भी की जा रही है। जो घटना का कारण सामने आया वो यही कि स्पीड में तीनों गाड़ियां थी। देहरादून से डोईवाला आते समय कुआं वाले के पास जो जंगल है वहां पर ये घटना घटी है। तो बड़ा हादसा था। 3 गाड़ियां आपस में जब टकराई तो तमाम लोग गाड़ी के अंदर थे, जिसके बाद चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते एक साथ 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो पूरी जानकारी देने के लिए राजकुमार आपका शुक्रिया। फिलहाल डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष और इसके साथ ही साथ एक बच्चा भी शामिल था। भीषण हादसा देखा गया है। उसके साथ ही साथ पुलिस मौके पर पहुंची है। जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। कुआंवाला के जंगल में आपस में 3 वाहन टकरा गए और तेज रफ्तार के कारण एक वजह बताई जा रही है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है। तो कुआंवाले के पास जंगल में आपस में 3 वाहन टकरा गए और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें से एक महिला, पुरुष, एक और इसके साथ ही एक बच्चा भी शामिल है। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा देखा गया और पति अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को साइकिल से ससुराल त्योहार मनाने को लेकर के जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बगल में चल रहे एक और साइकिल सवार उनकी चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया। दोनों साइकिल सवार और बाइक सवार सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हरचंदपुर पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने 2 की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कुछ देर पहले अभी एक्सीडेंट की वजह से 6 लोग लाए गए थे अस्पताल में। तो उसमें 3 लोगों की मामूली चोटें थी, उनका इलाज कर दिया गया है। 4 लोगों की चोटें मामूली थी और 2 लोगों की थोड़ी सी गंभीर लग रही थी, एक फ्रैक्चर का शक लग रहा था। तो उन 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हाँ, जाओ हम गाड़ी देखें, जाओ। मनीष अवस्थी इसी खबर पर है। मनीष, पूरी जानकारी बताएं। जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक हरचंदपुर महाराजगंज रोड पड़ता है वहां का है। कल अगर बात करें तो होली का दूसरा दिन था और होली मिलन समारोह के लिए लोग अगर कहे तो जिस तरह से बाइकों से रनिंग कर रहे थे, जिस तरह बाइक ड्राइव कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोग जो है जो उस तरह के लफंगे टाइप के लोग हैं वो नशे में चल रहे थे। तो जिस तरह से तेज रफ्तार बाइक एक साइकिल सवार जा रहा था, 2 बच्चे थे, उसके मासूम पति पत्नी थे, दोनों अपनी ससुराल जा रहे थे होली मनाने के लिए। लेकिन ये पीछे से बाइक सवार आया और साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बगल में ही चल रहा एक साइकिल सवार युवक भी उसकी चपेट में आ गया, जिससे वहां पर जो साइकिल सवार 4 युवक थे, कुल मिला के 6 लोग, बाइक सवार को लेकर 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य भेजा गया, जहां पर 2 की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी जो बाइक सवार है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाइक को भी अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो घायल है उनकी स्थिति इस समय किस तरह की है?
जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सचिन निगम, उन्होंने बताया कि 6 लोगों को लाया गया था, जिसमें से 4 लोगों का इलाज करके उनको घर भेज दिया गया, लेकिन 2 की जो सर में चोट है और पैर फ्रैक्चर हुआ है, उसके लिए उनके एक्सरे और सिटी स्कैन के लिए रायबरेली रेफर किया गया है। फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। बिल्कुल, पूरी जानकारी देने के लिए मनीष आपका शुक्रिया। रायबरेली से खबर बता रहे हैं आपको, साइकिल सवार को टक्कर मारी जिसमें से कुछ लोग घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही साथ सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। हाँ जाओ जाओ हम गाड़ी। होली त्योहार के दूसरे दिन कायमगंज और कंपिल स्थित विभिन्न मंदिरों में प्रातः 8 बजे से लेकर देर रात 9 बजे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। होली त्योहार के दूसरे दिन ऐतिहासिक तीर्थ नगरी कंपिल स्थित भगवान श्री विमलनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर, भगवान श्री रामेश्वर नाथ शिव मंदिर और गीता श्वान आश्रम व कायमगंज के स्वर्ण सरोवर स्थित प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध श्री शिव मंदिर और श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, शिवशाला और शिवाला मंदिर व ग्राम नीम करोरी स्थित बाबा नीम करोरी तपोस्थली धाम मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन कर बड़ी श्रद्धा व आस्था के साथ पूजा अर्चना की गई। प्रातः 7 से लेकर के रात 9 बजे तक कई मंदिरों में दर्शन व पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखी गई। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर यूपी के प्रथम चरण की 8 सीटों पर नामांकन हुए हैं और अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तो आज प्रथम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रथम चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है। तो खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, प्रथम चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है। मतदान की और बताया जा रहा है कि नामांकन की आज अंतिम तारीख है। यूपी के प्रथम चरण की 8 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख है आज और अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और आज प्रथम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख है और प्रथम चरण को लेकर के 19 अप्रैल को मतदान होना है। यूपी के प्रथम चरण की 8 सीटों पर नामांकन हुए हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है इसी बीच, जहां पर बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। पीलीभीत लोकसभा से जतिन प्रसाद भी नामांकन करते नजर आएंगे। बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान करेंगे नामांकन। नगीना लोकसभा ओम कुमार आज नामांकन करते नजर आएंगे। वहीं सहारनपुर की अगर बात कर ली जाए तो सहारनपुर से भी राघव लखनपाल आज नामांकन पत्र दाखिल करते नजर आएंगे। कैराना लोकसभा से प्रदीप चौधरी और रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी भी नामांकन करेंगे। सहारनपुर से राघव लखनपाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। कैराना लोकसभा सीट से अगर बात कर ली जाए तो प्रदीप चौधरी नामांकन दाखिल करेंगे। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी भी नामांकन करेंगे। तो बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। पीलीभीत लोकसभा से जतिन प्रसाद नामांकन करेंगे। तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। बिजनौर से भी आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। नगीना से
रिजर्व पुलिस लाइन चांदपोल जयपुर में आयोजित होली के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में पुलिस महानिदेशक UR साहू ने शिरकत कर जवानों के साथ में होली खेली और साथ में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त, पुलिस कमिश्नर विजू जॉर्ज जोसेफ और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश विश्नोई, प्रीति चंद्रा, कुमार राष्ट्रदीप सहित जिलों के DCP, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सहायक पुलिस आयुक्त सहित पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक UR साहू ने बताया है कि होली पर पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई जाती है, इसलिए अगले दिन पुलिस का होली का आयोजन किया जाता है। हर जिला पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम किया जाता है। और दिल्ली के जंगपुरा इलाके में पालतू जानवरों के लिए स्पेशल पार्क तैयार किया गया है। स्थानीय विधायक मदन लाल का कहना है कि यह पार्क दिल्ली में अपनी तरह का एक अनोखा पार्क है। यहां लोग अपने पालतू जानवरों का इलाज करा सकेंगे और एक नए तरीके का एक कॉन्सेप्ट भी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में जंगपुरा इलाके में पालतू जानवरों के लिए एक पार्क तैयार किया है। कस्तूरबा नगर विधानसभा इलाके में जंगपुरा लगता है। स्थानीय विधायक मदन लाल का कहना है कि ये पार्क दिल्ली में अपनी तरह का अनोखा है। यहाँ लोग अपने पालतू जानवरों का इलाज करा सकेंगे। ये एक नए तरह का कंसेप्ट है सबसे पहला, और मुझे लगता है दिल्ली में ये अपनी तरह का अनोखा प्रोजेक्ट है। सबसे पहला, डॉग्स के लिए कभी भी मेडिकल की किसी को ज़रूरत हो, मेडिकल एड की, तो यहाँ वो उपलब्ध होगी और यहाँ सभी तरह के डॉक्टर और उनके साथ मिलने वाली सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल होंगी। दूसरा, यहाँ ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स होंगे। कोई भी व्यक्ति अपने डॉग को अगर ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं तो वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को ला सकते हैं। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि पार्क में एक क्रेज की भी सुविधा होगी। यहाँ लोग अपने जानवरों को ट्रेनर की देखरेख में छोड़ सकेंगे। अगर आप लोग कभी वीकेंड पे घूमने जाना चाहते हैं तो अपने डॉग्स को कहाँ लेके जाएं, किसके पास छोड़ के जाएं, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय हमारे साथ रहता था, तो उसको भी यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है। साथ ही साथ उन डॉग्स के लिए भी लेके आ रहे हैं जो लोग अपने घर से निकलकर डॉग्स को घुमाना चाहते थे पार्कों में, तो ये एक पार्क है जहाँ आप अपने डॉग को लेकर आ सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक जंगपुरा पेट पार्क जल्द ही खोल दिया जाएगा।